हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न में होंगे। आज हम हमारा पाठ 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 17, 1857 की क्रांति। इस पाठ में 1857 के क्रांति के विषय में बताया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपनी चालें चलकर कई सौ वर्षों तक यानी कई 100 सालों तक हमारे यहाँ पर शासन किया और कैसे भारतीय वीरों ने अपने देश को उनसे आजाद करवाया है। आइए इसे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1857 में प्लासी का युद्ध जीता। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। इन दो युद्धों में हुई जीत से अंग्रेजों की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके बाद सारे भारत पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। सन 1839 में महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना हाथ बढ़ाया और 1849 में कंपनी का पंजाब पर भी अधिकार हो गया, यानी अब उन्होंने पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। सन 1853 में आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पदवी छीनकर और उनका वार्षिक खर्चा बंद कर दिया गया। सन 1854 में बरार और सन 1856 में अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। इन सब बातों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। मतलब सब लोग विद्रोह करना चाहते थे कि इन्होंने सारे में अधिकार अब जमा लिया। धीरे धीरे देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने कई सारी चालें चली। वे दो राजाओं को आपस में लड़ाते थे, यानी उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। जब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तभी तो कमजोर होंगे, और यदि नहीं भिड़ेंगे तो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। मजबूती से लड़ेंगे तो फिर उनका हारना तय था। इसीलिए उन्होंने चाल चली कि आपस में लड़ाई भिड़ाई करवाओ ताकि ये लोग अलग अलग हो जाए, और उसमें एक राजा को सहायता देने का वादा करके उससे संधि कर लिया करते थे। इस संधि के बदले वह राजा कंपनी को पैसा देता था और अपने राज्य में कंपनी की सेना को भी रखता था। इस तरह शासक पर अंग्रेज चुपचाप अधिकार अपना जमा लिया करते थे। धीरे धीरे अंग्रेज जो कहते थे उस राजा को वो बात माननी पड़ती थी। अंग्रेजों की दूसरी नीति देश के लिए बहुत घातक थी। जिस किसी राजा का वारिस नहीं होता था उस राज्य को छीनकर वो अंग्रेज के ब्रिटिश शासन उसमें लागू कर लिया करते थे, यानी वो अपने अधिकार में ले लिया करते थे। इसके अंतर्गत उन्होंने पंजाब, अवध आदि को अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि इनके वारिस नहीं थे, फलस्वरूप उन्होंने उसको अपने में मिला लिया। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 की क्रांति के दो चरण हैं। पहला चरण वो था जो मार्च में शुरू हुआ, जहां अंग्रेजों की भारतीय सेना ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया और अंग्रेजों को एक प्रकार से छावनियों में बंद कर लिया, यानी जो कैंट एरियाज थे वहां पर उन्हें बंद कर लिया गया। दूसरा चरण था 1858 में शुरू हुआ। दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 1858 में, जब भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। इन राजाओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई महिला होने के बावजूद भी अंग्रेजों से लड़ी और उन्होंने अंग्रेजों को हराया भी कई युद्धों में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी
उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने शासक नहीं माना, यानी जो गोद लिया हुआ पुत्र था उन्होंने उनको शासक नहीं माना और झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहा, यानी झांसी को उन्होंने छीनना चाहा। उस समय झांसी के साथ अन्य राजाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का एक सिपाही था मंगल पांडे। सिपाही का नाम क्या था? मंगल पांडे। उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और एक ब्रिटिश अधिकारी को ही गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा दे दी। मंगल पांडे का यह त्याग बेकार नहीं गया, यानी उनकी जो मौत थी वो व्यर्थ नहीं गई। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे उन्होंने अब विद्रोह की भावना जग गई थी। मतलब जब मंगल पांडे को मार दिया गया तो उन्होंने जिस काम के लिए अपनी बलिदान दिया वो काम अब सिद्ध हो गया था। उनके कई कारण बताते हैं। बंदूक की गोली को एक कारण बताया जाता है। बंदूक की हर गोली पर एक आवरण होता है, यानी एक शेल होता है। बंदूक में डालने पर से पहले दांत से इस आवरण को निकाला जाता है। खबर फैला दी कि इसका आवरण मुंह से खोलना दोनों धर्मों के खिलाफ है। यह बात हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धर्म की दृष्टि से ठेस पहुंचने वाली थी। भारत के सैनिक इन गोलियों का उपयोग अब नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज अधिकारी इस मामले पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। भारत के सैनिक इस पर तीव्र गुस्सा उनके अंदर फैल गया। 2 महीने बाद भारत के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बकायदा युद्ध घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि अब हम आपसे युद्ध करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, यानी मौत की नींद सुला दिया। छावनी सैनिकों के कब्जे में आ गई। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के खिलाफ यह युद्ध पूरे भारत में होना चाहिए। जो मेरठ में हो रहा था वो सारे भारत में भी होना चाहिए था। उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। सैनिकों ने सोचा कि वे सिर्फ बादशाह को हिंदुस्तान का शासक मानेंगे, अंग्रेजों को नहीं। 11 मई को सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए कहा। इससे प्रेरणा लेकर और जगहों में भी अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू हो गई। अंग्रेजों का प्रभाव सीमित हो गया। वे केवल छावनियों तक ही सीमित रह गए। सबको लगा कि अब भारत में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो गया। लेकिन अचानक से सितंबर 1857 में स्थिति एकदम से बदल गई। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को ही बंदी बना लिया और उन्हें कैद करके रंगून यानी म्यांमार की जेल में डाल दिया गया। बादशाह के बंदी होने के कारण सैनिकों के पैर उखड़ गए, यानी अब सैनिकों का जो मनोबल था वो टूट गया। 1857 की क्रांति का दूसरा चरण वास्तव में 1 साल बाद शुरू होना था। इस युद्ध के 2 बड़े नेता थे, एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के तात्या टोपे। उन्होंने सोचा कि वे युद्ध में अंग्रेजों को हराकर उन्हें देश से बाहर खदेड़ सकेंगे। इस लड़ाई में उनका साथ और लोगों ने भी दिया। यह चरण सितंबर 1857 से शुरू होता है, जब तात्या टोपे ने अंग्रेजों को लड़कर कानपुर को आजाद करा लिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। जन्म लेने के बाद ही उनके पुत्र का निधन हो गया। जैसे ही रानी ने अपने बेटे को जन्म दिया था, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। अब राजा ने दामोदर राव को गोद लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद उनका निधन हो गया, यानी उसके बाद क्या, राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र जो थे यानी गोद लिए हुए जो पुत्र थे उनको स्वीकार नहीं किया।
रानी से राजमहल छोड़ने के लिए कहा गया। रानी ने अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय किया। रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे युद्ध करूंगी। त्यात्या टोपे ने उनकी सहायता के लिए 20,000 सैनिकों की सेना भी भेज दी थी, लेकिन जोशीले भारतीय सैनिक अनुभवी अंग्रेजी सैनिकों के सामना न कर सके। रानी वहां से कालपी चली गई। अंग्रेजों ने कालपी को भी वश में कर लिया। इसी समय त्यात्या टोपे ने ग्वालियर का किला जीत लिया और रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। त्यात्या टोपे कुछ महीनों तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। मित्रद्रोह यानी मानसिंह की सूचना पर अंग्रेजों ने उन्हें, त्यात्या टोपे को मानसिंह जी की सूचना की वजह से मारा गया। सोते हुए को कैद करवा लिया और अप्रैल 1959 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसके साथ ही 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था। इस प्रथम संग्राम के असफल होने का कारण था पूरे देश इसमें शामिल नहीं हुआ था, यानी देश में हमारे में संगठन की कमी थी। जहां जहां क्रांति हुई अंग्रेज उसे दबाने में कामयाब होते रहे। दूसरा बड़ा कारण था कि अंग्रेजों की कूटनीति और भारत में शक्ति या अनुभव की कमी थी। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी और तोप आदि आधुनिक हथियार भी उनके पास में मौजूद थे। भारतीय सेना बहादुर तो थी, उसमें देश के लिए लड़ने की इच्छा भी थी, लेकिन एक और सैनिक बल की कमी और दूसरी ओर आपस में फूट। एक तो सैनिक उनसे कम थे और दूसरी बात क्या थी, आपस में लड़ाई झगड़े। सहयोग की कमी और स्वार्थ के कारण राजद्रोह की जो भावना थी वह बढ़ गई। इन सभी के चलते भारतीय सेना अंग्रेजों के मुकाबले नहीं कर पाई। अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में कानून पारित कर भारत में कंपनी राज को समाप्त कर दिया और 1858 से भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। गांधी जी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों से सैनिक बल पर युद्ध करना कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और अंततः अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत को छोड़ना ही पड़ा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।